बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MFA का जी मैनेजेरियल पार्ट मेरी ज़िम्मेदारी में है और आज से हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन पहले असल में इस पेपर के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है यकीनन, और इसको देखते हैं कि किस तरह से हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, या इस पेपर को रीड करके हम क्या बेनिफिट उठाएंगे, या हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम देखना चाह रहे हों तो हमें कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा आज के इस फ्लो चार्ट से होगा, या आज और कल की क्लास को अगर हम इकट्ठा करें तो पता चलेगा यार यही सब कुछ है जो हमने पढ़ना है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम जा रहे होंगे बाकी के टाइम फ्रेम के अंदर। हम किसी भी कंपनी के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट किस तरह की होगी और हम अपनी कंपनी में मैनेजमेंट की लेयर्स किस तरह से बना रहे होंगे। अगर कोई एक रीज़नेबल साइज़ की कंपनी है, एक अच्छी बड़ी कंपनी है, तो हम मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। 3 लेयर्स मैनेजमेंट की इस्टेब्लिश कर ली जाती हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से मैनेजमेंट थ्योरीज़ के अंदर हम अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसको कह रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर किस तरह के लोग आ रहे होते हैं? डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहा है, CFO आ रहा है, CEO आ रहे हैं। ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन रहे होंगे। फिर हम बीच में मिडल मैनेजमेंट आ जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पास लोअर मैनेजमेंट आ जाएगी, या इसी कोई बाज़ दफ़ा हम डिफरेंट नेम से ले रहे होते हैं। इसको हम कह रहे होते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और इसको हम कह रहे होते हैं टेक्टिकल मैनेजमेंट, और इसको हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है ना। इस ऑल्टरनेटिव नेम के साथ भी हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। टॉप मैनेजमेंट आमतौर पर जो डिसीजन ले रही होती है, जो काम कर रही होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। और जब भी हम कंपनी की कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो हम एक्चुअली 1 to 5 ईयर का कोई प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी हम ये देख रहे होते हैं कि आइंदा 5 सालों में हम अपनी कंपनी को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, हम हमारी कंपनी के बारे में क्या विजन है, नेक्स्ट 5 ईयर का हम एक प्लान बना रहे हैं। इस तरह के डिसीजन जो इस तरह लॉन्ग टर्म डिसीजंस हों, ठीक है ना। जाहिर है 1 to 5 ईयर को अगर हम अकाउंटेंट की भी लैंग्वेज में देखें तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है ना। अगरचे अकाउंटिंग में तो हम 1 ईयर से ज़्यादा की बात को लॉन्ग टर्म कहना शुरू कर देते हैं। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन को जब आप देख रहे होते हैं तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये कंपनी के विजन को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रही होती है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में हम कंपनी को कहाँ देखना चाह रहे हैं। ये एक प्लान बन रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम कोई प्लान बनाएंगे और अगर हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करेंगे या उस प्लान को मॉनिटर करने का कोई टूल नहीं बनाएंगे तो फिर बस ये एक प्लान बन जाएगा और अचीव इतना ख़ास नहीं हो रहा होगा। ये उसी तरह का प्लान बन जाएगा जिस तरह की प्लानिंग आम तौर पर आप स्टूडेंट्स करते हैं। मसलन अगर आप रिकॉल करें पिछला सेशन, एग्ज़ाम से 15 डेज़ बिफोर, तो आप सब लोगों के जहन में, दिमाग में, दिल में एक बात बार बार आ रही थी कि यार ये ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा है जो मैं इस तरह जलील हो रहा हूँ कि मैंने पढ़ा उस तरह हुआ नहीं है और एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, बस अगली दफ़ा मैंने डे फर्स्ट से पढ़ना शुरू कर देना। ऐसे ही है ना, आखिरी 15 दिन इस अहदो पैमान में ही गुजरते हैं। तो अब एक अच्छी खबर तो यह है कि ये वही अगली दफ़ा है जो आप सोच रहे थे कि हमने शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है, और ये वाला लेक्चर वही शुरू कहला रहा है जिसके बारे में आपने वादा किया था कि अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, आप कहते हैं यह सब मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा। एक प्लान बन गया, हमने सोचा कि अगले 5 सालों में हम अपनी कंपनी को लीडिंग कंपनी बनाना चाहते हैं। बस ये सोच लिया, बैठ गए आराम से, सोचा अच्छा अब अगले दिन आए, यार अभी तो 5 साल का प्लान है, आज क्या करना है। तो फिर तो ये प्लान कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। अब जाहिर है ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ तो जो हमने सोचा है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी तो हमने, ये टारगेट तो हमने अचीव करने हैं। तो हम फौरी तौर पर क्या करेंगे, हम अपने प्लान्स को 5 साल को लेकर नहीं बैठे रहेंगे
इसको स्प्लिट करेंगे 1 ईयर का प्लान, पहले साल ये होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल ये होगा। ये प्लान हमने बनाया और मिडल मैनेजमेंट के हवाले किया। उन्होंने कहा यार ये 5 साल का टारगेट है, ये आपने अचीव करना है, जाकर इसकी बेस पर ईयरली प्लान बना लें। अब इस साल का जो प्लान बना है 1 साल का, वो किसने बनाया है? मिडल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मिडल मैनेजमेंट ने एक प्लान बना लिया है। अब अगर 1 साल को भी हम ऐसे सोचेंगे तो ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। साल के शुरू में हम कह रहे होंगे यार अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, जैसे अभी आप सोचना शुरू करते हो यार अभी तो पूरा सेशन है, क्योंकि आपने प्लान को स्प्लिट नहीं किया। ऐसा नहीं होने वाला। ये मिडल मैनेजमेंट अपने से नीचे वाले ऑपरेशनल लोगों को या लोअर मैनेजमेंट को बुलाएगी और उसके कहेगी यार ये इस साल हमने अचीव करना है, आप इसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाकर लेकर आए। ये विद इन 1 ईयर वाले प्लान को ब्रेकअप करेगा, ब्रेकअप करेगा, ब्रेकअप करेगा, और हत्ता के करते करते पहले इससे क्वार्टरली प्लान बनेगा, फिर मंथली बनेगा, हत्ता के डेली और आवर्ली बेस तक भी प्लान बना हुआ होगा। जब हम वेरी नेक्स्ट डे पहले दिन आकर काम शुरू करेंगे ना, मसलन फर्ज कर लें हमारी एक गारमेंट की फैक्ट्री है, हमने एक प्लान बनाया है कि यार हमने अपनी प्रोडक्शन के 5 लाख यूनिट पर ईयर पर अपनी प्रोडक्शन लेकर जानी है अगले 5 सालों में। फिर हमने साथ ही इन लोगों को बुला लिया। मैंने कहा यार अच्छा अगले साल कहाँ खड़े होंगे? उन्होंने कहा सर इस साल तो हम 3 लाख से शुरू करेंगे, 3 लाख यूनिट इस साल बनेंगे, फिर कुछ कैपेसिटीज ऐड करेंगे, फिर अगले साल, फिर अगले साल, हाँ 5वें साल हम यहाँ खड़े हुए होंगे। अब इस साल हमने 3 लाख यूनिट बनाने का प्लान बना लिया। अगर ये सोच लिया कि इस साल में 3 लाख बनाएंगे तो कभी नहीं बन सकते। हमने नीचे मिडल मैनेजमेंट को बुलाया, उन्होंने जाके इस 300,000 यूनिट का ब्रेकअप बनाया। क्वार्टर 1 में इतने बनेंगे, 2 में इतने बनेंगे, 3 में इतने बनेंगे, फिर क्वार्टर को मंथ में डिवाइड किया, फिर मंथ को और नीचे और नीचे और नीचे, हत्ता के आज हमारी शिफ्ट काम शुरू करने लगी है। हमारा प्लान बना हुआ है, ये हमारा प्रोडक्शन हॉल है, हमें पता है इसमें मशीन्स कितनी है, हमें पता है इसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि आज की शिफ्ट में शाम तक इतने यूनिट बनने हैं। अगर आज शाम को हमने फर्ज किया 500 यूनिट का टारगेट रखा हुआ है और शाम को 490 यूनिट बने हैं, तो हमें आज ही पता चल गया है कि ये प्लान पूरा नहीं होना, जब ये पूरा नहीं होना तो ये पूरा नहीं होना, जब ये पूरा नहीं होना तो ये पूरा नहीं होना। तो एक्चुअली हम ऐसे कंट्रोल लगाना शुरू करते हैं। 2 अलग अलग टॉपिक हैं जब आप ये साइंसेस पढ़ेंगे। प्लानिंग एक एस्पेक्ट है किसी भी चीज का, फिर उस प्लानिंग के ऊपर कंट्रोल लगाना, इंप्लीमेंटेशन, ये दूसरा एस्पेक्ट है। अगर हम एज अ नेशन भी देखें ना, एज अ नेशन भी देखें, हमारी प्लानिंग साइड वीक नहीं है। पाकिस्तान में प्लानिंग हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो प्लानर थे उन्होंने हमेशा टाइमली चीज़ें सही प्लान की हुई थी। मसलन अगर आज हमें लगे कि यार इलेक्ट्रिसिटी कम थी, फलां था, तो नहीं, हमने बड़ा अर्ली टाइम पे कालाबाग डैम प्लान कर लिया था। प्रॉब्लम कहाँ थी? इम्प्लीमेंटेशन। प्लान बना लिया, डैम नहीं बनाया। हमने बहुत सारी दुनिया को, बल्कि हमारी जो स्ट्रेंथ है एज अ नेशन, जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना हमारी स्ट्रेंथ है। इवन जब ये चाइनीज़ का इनकलाब आया और ये सब कुछ हुआ, तो चाइनीज़ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में इतने एक्सपर्ट नहीं थे। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तानी प्लानर्स ने उन्हें लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने सिखाए। आज चाइना कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। फ़र्क, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, हम खाली प्लान बनाकर बैठे रहे। तो असल में फ्लो ऐसे चल रहा होगा। प्लान, लॉन्ग टर्म विजन हमें यहाँ से आएगा टॉप मैनेजमेंट से, ये उसको ट्रांसलेट करेंगे ईयरली बेसिस पर, और ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे निज़ाम हमारा चल रहा होगा। फिर ये काम है यहाँ ट्रांसफ़र होगा। जब टारगेट्स अचीव होने शुरू होंगे, टारगेट मिल इस रुख पर रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे नीचे, इन्होंने इनको टारगेट दिया, इन्होंने इनको टारगेट दिया। लेकिन जब हमने टारगेट को मेजर करना हो, अचीव करना हो, तो फिर हमें इधर से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आज का प्लान अप्लाई हुआ है, कल का हुआ है, इस क्वार्टर अचीव हुआ है, ये 6 मंथ अचीव हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हम ऐसे वापस जा रहे होंगे। तो मैनेजमेंट में एक तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, ठीक है ना,
ये जो टॉप मैनेजमेंट है, ये जो प्लान बनाया करेगी, इसको हम क्या कहा करेंगे? स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहा करेंगे। मिडिल मैनेजमेंट जो प्लानिंग कर रही होगी, इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग बोला करेंगे। लोअर मैनेजमेंट जो कर रही होगी, उसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग कह रहे होंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब है डे टू डे एक्टिविटी। इन लोगों ने आज का दिन मैनेज करना है, इन्होंने रोजाना का काम, रोजाना के टारगेट, डेली के टारगेट, उनको अचीव करना है। ऐसे हमारी प्लानिंग होते हुए ऐसे हम आगे की तरफ जा रहे होंगे। इसका मतलब है स्ट्रेटजिक प्लान को अचीव करने का जो जरिया हमारे पास होगा, इस टारगेट को अगर हम अचीव करना चाहते हैं जिंदगी में, तो ये कहां से शुरू हो रहा होगा? ऑपरेशनल प्लान से। आप ऑपरेशनल प्लान बनाइए। जब ये अचीव होने शुरू होंगे तो ये क्यूमुलेटिव होकर टैक्टिकल प्लान अचीव होने शुरू हो जाएंगे। जब टैक्टिकल प्लान अचीव होने शुरू हो जाएंगे तो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी स्टडी का प्लान बना रहे हो, अगर बस अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं होने लगा। आपको चाहिए अपना वीक प्लान करें। इस वीक में मैंने इतने आवर्स जरूर पढ़ना, फिर डे प्लान करें, पर डे मैंने इतना टाइम देना था। फिर शाम को आप देख रहे हो कि यार अगर मैंने आज जो सोचा था वो नहीं किया है, तो इसका मतलब है ये जो मैं टारगेट सोच रहा हूं ना, ये अचीव होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली प्लानिंग हमें पहला मैसेज ही यही दे रही होती है कि प्लान हमेशा अपने लॉन्ग टर्म बेस बनाना है, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका हमेशा शॉर्ट टर्म में से निकलेगा। शॉर्ट टर्म अचीव होने शुरू होंगे प्लान, तो फिर आपके लॉन्ग टर्म प्लान भी अचीव होने शुरू होंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लान जिंदगी में कभी भी अचीव नहीं हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जी बहुत दफ़ा जिक्र आएगा इस सारे सब्जेक्ट में कि हम लेयर्स जो है हमारी मैनेजमेंट की वो किस तरह से होंगी। तो हमें पता चला कि जनाब सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट होगी, फिर उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट होगी और फिर उसके नीचे लोअर मैनेजमेंट होगी। ठीक है, या अगर हम इसको प्लानिंग के एतबार से देखें तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्निकल प्लानिंग हो रही होगी और ऑपरेशन प्लानिंग हो रही होगी। हमारा ज़्यादा फोकस जो चलेगा, जो मेरे वाले पोर्शन का ज़्यादा फोकस होगा, वो यहाँ वाले पोर्शन में होगा। जो अदनान साहब वाला पोर्शन है उसमें कुछ यहाँ वाला पोर्शन भी आ रहा होगा। मसलन आपने सिलेबस में देखा होगा बजटिंग आपने पढ़नी है, 1 साल का बजट बनाना। बजट क्या है? प्लान है, ठीक है ना। इसका मतलब है मिडिल मैनेजमेंट और टेक्निकल प्लानिंग या ऑपरेशनल प्लानिंग का जो पार्ट आएगा वो उधर सर अदनान वाली साइड पर आ रहा होगा। मसलन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ रहा होगा। कल आपने इस तरह के कुछ लफ्ज़ सुने होंगे उधर क्लास में, ठीक है ना। बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये असल में ये वाली प्लानिंग आ रही है। जो हमारे पास, मेरे पास जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग का एरिया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एरिया, जिसको इस एरिया में फर्स्ट 3 डेज में जिसको हम फोकस कर रहे होंगे। अच्छा जी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग को हम कहते हैं, स्ट्रेटजिक प्लान हम किसे कहते हैं? अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। लॉन्ग टर्म से हमारी क्या मुराद है? वही 5 ईयर, 3 to 5 ईयर के एरिया को हम लॉन्ग टर्म बोल रहे होते हैं कंपनी में। कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जिसका मकसद क्या हो जी? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या ओवरऑल एम, हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एम क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इस प्लान को इस्टेब्लिश करना, ये आपका एक स्ट्रेटजिक प्लान होगा। मसलन एक बच्चा FSC करके निकला और उसने सोचा कि यार मैं CA करना चाहता हूँ, तो ये उसका स्ट्रेटजिक प्लान होगा। ओवरऑल प्लान है कि आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेक्स्ट 5 and 6 ईयर में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो इसका मतलब है ये उसका स्ट्रेटजिक प्लान बन गया। लेकिन फिर उसे कहीं ब्रेकअप करना पड़ेगा कि अच्छा यार ये कैसे टारगेट अचीव होगा। उसे पता चला यार पहले PRC होगी, फिर कैफ का ग्रुप A होगा, फिर ग्रुप B होगा, फिर आर्टिकलशिप होंगे। ये उसके क्या हैं? टेक्निकल प्लान है। इस वक्त आपने MFA की क्लास इन 6 महीने के लिए टारगेट की कि ये हमने पास करनी है। ये क्या है? हमारा ऑपरेशनल प्लान है। तो एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्टिव हमें इसी तरह से अचीव होता हुआ नजर आएगा। उमूमी लाइफ में भी हमें इसी तरह से नजर आएगा कि यहाँ से चीज़ें हम अचीव करना शुरू करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, जब ये अचीव होगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे।
तो स्ट्रेटजिक प्लान हम किसको कह रहे हैं? प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल या ओवरऑल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं तो स्ट्रेटजी हम कई तरह से बना रहे होते हैं। एक के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, लिखते जाइए साथ साथ। वैसे तो ये मैं नोट्स फोटोकॉपी शॉप पे भी रखवा दूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे तो ज़रा थोड़ा सा चीज़ें आपको रिटेन करना भी निस्बतन ज़्यादा आसान हो जाया करेगा। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, सेकंड आ गया जी हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी, और तीसरा आ गया हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजी। पांच दफा हम फोर्थ भी लिखते हैं, लेकिन आगे चल के लिखेंगे ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ठीक है ना, अगर आप लिख लें क्या है, फोर्थ भी लिख लें ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। इसका मतलब है स्ट्रेटजी हम चार तरह से बना रहे होते हैं, लेकिन हम यहां फिलहाल तीन का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे वाले एरिया में ये तीन बातें आ रही। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी किसको कहते हैं जी? डिफाइन द मार्केट एंड बिजनेस इन विच अ कंपनी विल ऑपरेट। आप जब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप डिफाइन करेंगे कि आप किस मार्केट में ऑपरेट करेंगे और कौन सा बिजनेस करेंगे। ठीक है ना, दो डिसीजन लेने हैं। मार्केट से यहां क्या मुराद है? किस मार्केट में, किस नेश में, मतलब शहरों में ऑपरेट करेंगे, पंजाब साइड पे करेंगे, पूरी कंट्री में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, गल्फ देखेंगे, यूरोप देखेंगे, कहाँ काम करेंगे, क्या टारगेट है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। हम कहते हैं यार हम ना राइस एक्सपोर्ट किया करेंगे और गल्फ की मार्केट को हमने अगले 5 सालों में कैप्चर करना है। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे अब? कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है कि हम गल्फ की मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं और अगले 4-5 साल में हमारा ये टारगेट है। डिफाइन द बिजनेस, मार्केट एंड बिजनेस। बिजनेस से मुराद है नेचर जी, राइस एक्सपोर्ट करेंगे या गारमेंट एक्सपोर्ट करेंगे या मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे, क्या चीज एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपने डिफाइन करना ना कौन सा बिजनेस करेंगे। यहां बिजनेस से मुराद जाहिर है हम सेक्टर देख रहे हैं, किस सेक्टर में हम आएंगे जी? शुगर में आएंगे जी, टेक्सटाइल में आएंगे जी, सीमेंट में आएंगे जी, इंश्योरेंस में आएंगे जी, ठीक है ना, एजुकेशन में आएंगे जी, किस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज में आएंगे, तो कोई सेक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम कि किस सेक्टर में आना चाह रहे हैं और फिर किस मार्केट में आना चाह रहे हैं। अब ये लोकल भी हो सकता है, मसलन जी हम कह रहे हैं जी हम हेल्थ से रिलेटेड बिजनेसेस करेंगे, यानी हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कोई मेडिसिन बनाएंगे, तो फिर डिसाइड हो रहा है कि कहाँ बनाएंगे। हम कहते हैं यार इधर पंजाब वाली साइड पे शहरों में बनाएंगे, या हम कह रहे हैं नहीं यार सिंध वाली साइड पे जाएंगे, अगर विद इन कंट्री की बात हो रही है। मार्केट डिफाइन करनी है आपने और बिजनेस डिफाइन करना है कि आपकी कंपनी कहाँ ये काम करना चाह रही है। जब हम ये वाली टाइप की बातें सोच रहे होंगे तो हम क्या कह रहे होंगे? हम क्या कर रहे हैं? कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अच्छा जी, कौन बनाएगा बैठ के? फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये वाला काम कौन कर रहा होगा? टॉप मैनेजमेंट कर रही होगी। टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग शामिल थे? डायरेक्टर थे, प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था, सीईओ था, सीएफओ था। ये लोग बैठकर ये वाली प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई जिस तरह का दौर चल रहा है, मेडिसिन की प्राइसेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हैं, 4-4, 5-5 गुना हो गई हैं, तो हम भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बना लेते हैं। ठीक है ना। फिर हमने सोचा अच्छा जी हमारी टारगेट मार्केट कौन सी होगी? हमने कहा यार ये फलां वाली साइड होगी, ये वाला एरिया होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो प्लानिंग कर रहे थे, ये जो हमारी मीटिंग चल रही थी कंपनी की, किन लोगों की चल रही थी?
टॉप मैनेजमेंट की चल रही थी। और जिन मीटिंग्स में बैठकर हम ये वाली गुफ्तगू कर रहे थे वो क्या कहला रही थी? कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। अच्छा जी, फिर आ गया जी बिजनेस स्ट्रेटजी। डिफाइन द बेसिस ऑन विच द फर्म विल, ठीक है ना, किस बेसिस पर फर्म जो है वो कंपीट करेगी। यानी हमने कहा जी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने जा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 3-4 साल में जिस तरह प्राइसेस बढ़ी हैं और जिस तरह बिल्कुल ओपन छोड़ा गया है कि जनाब कमाएं जितना माल कमाना है, पैसा बनाएं जितना बनाना है, हमें ख्याल आया कि जनाब हम भी फार्मास्यूटिकल कंपनी बना लेते हैं। फिर हमने कहा यार ठीक है, इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं तो लोग हमारी मेडिसिन क्यों खरीदेंगे बाय द वे। तो शहबाज गिल साहब तो कहते हैं कि यार वो मेडिसिन लेकर आए थे कैंसर की 2 नंबर के, इस बेस पर करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने कोई बेसिस बनानी है कि कैसे compete करेंगे। आप कहते हैं यार हम प्राइस लो रखकर ऐसे compete करेंगे। कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप कि यार हम मार्केट में अपनी एंट्री कैसे लेंगे। या आपने कहा यार छोड़ो यार प्राइस को छोड़ो, सारे डॉक्टर्स को हम ऐलान करेंगे कि जनाब जो मजहबी डॉक्टर है उन सबको हम उम्रा कराया करेंगे और जो ज़रा थोड़े से मजहबी नहीं है उन्हें ट्रिप यूरोप का, इधर का उधर का, उन्हें कहेंगे जनाब आप जाएं, बस दवाई आपने हमारी करनी। और कहा यार ये तो पहले भी लोग कर रहे हैं। और कहा अगर वो साल में 1 उम्रा करा रहे थे तो हम 2 कराया करेंगे, अगर वो नॉर्मल उम्रा करा रहे थे तो हम मक्का टावर में ठहराया करेंगे। आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कैसे हम लेकर बिजनेस को चलेंगे, ठीक है ना। मार्केट में हम पेनिट्रेट कैसे करेंगे। हम प्राइस की वजह से भी कर सकते हैं, हम क्वालिटी की वजह से भी कर सकते हैं, हम कोई अपना ब्रांड बिल्डिंग करके किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम अपनी मीटिंग्स में बैठे ये वाली गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि यार कैसे ये निज़ाम होगा। कोई एक इदारा खुलता है, वो बैठकर अपनी एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है। बिजनेस स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि हमारी फर्म मार्केट में कंपीट कैसे करेगी। कंपीट का मतलब क्या है कि जो दूसरे लोग ऑलरेडी उस बिजनेस को कर रहे हैं तो फिर लोग हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, वाई हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। इसकी स्ट्रेटजी जब बना रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं। फॉर्मुलेटेड बाय सीनियर मैनेजर मींस मिडल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने बैठ के डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? कि जनाब हम ये वाला बिजनेस शुरू करने लगे हैं और फलां एरिया हमारा टारगेट मार्केट होगा। अब मिडल मैनेजमेंट उसका डिसीजन ले रही है, उसको देख रही है कि अच्छा यार इस जगह पर कैसे लोग हैं, कौन हैं। हम असल में इस पेपर में यही सीखने जा रहे हैं कि मिडिल मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ठीक है ना। हमें प्राइस कम करके एंटर होंगे तो रिस्पांस मिलेगा या प्राइस ज्यादा करके एंटर होंगे तो रिस्पांस मिलेगा, या मार्केट में वो क्या गैप्स हैं जिनको हम अगर कैश कराना चाहें तो हम जाकर ये बताएं कि यार ये जो आपके प्रॉब्लम्स थे ना इनका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। कोई भी नया बिजनेस वाला बंदा एंटर हो रहा है ना तो देखता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और वो अपने बिजनेस को सामने लाता है। वो कहता है यार ये इसका सोल्यूशन है, आप मेरे पास आ जाओ। हाउ द फर्म विल कंपीट, ये बातें हमने सीखनी है असल में इस सारे पेपर में कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बिजनेस की वीकनेस क्या है, मेरे बिजनेस के ऊपर आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों के असरात आ सकते हैं। जब भी कोई असरात आ रहे हैं तो 2 तरह के आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर क्या पॉसिबल हैं और नेगेटिव फैक्टर क्या पॉसिबल है, ये काम ये लोग बैठे सोच रहे हैं। कौन लोग? जो बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल सिलेबस का हम ये एक देख रहे हैं कि क्या चीजें हम कैसे पढ़ रहे होंगे। एम्फेसाइज कंपनीज कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब हम कहते हैं कंपेटिटिव पोजीशन, इसके ऊपर हमने पूरा कंपेटिटिव एनालिसिस पढ़ना है। ये यहाँ तो हम इशारों में बातें कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हमने डिटेल पढ़नी है, पूरा हमने इसको एम्फेसाइज करना है इसके ऊपर।
एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज, लिखें कहीं अपने पास इसको, एक टर्म हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट मैं सेल करने के लिए आया हूं, ठीक है, ये फर्ज किया ये डॉलर ये प्रोडक्ट बना रही थी, ये कोई और कंपनी हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये कंपनी एंटर हो रही है और ये चाहती है कि मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। कंपेटिटिव एडवांटेज दो तरह से पॉसिबल है। एक ये है कि मैं इस मार्कर से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता हूँ, कि जब मेरा मार्कर हाथ में पकड़ा हुआ हो तो वो एक अपनी डिफरेंट फील दे रहा हो, उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो, तो मैं कहूँगा कि मेरी कंपनी को, मेरी प्रोडक्ट को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया। एक बात, एक तरीका। एक दूसरा तरीका है, नहीं कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये 50 रुपये का मिलता है और मेरा मार्कर 40 रुपीज़ का मिलता है। यानी या मेरी क्वालिटी हाई हो या मेरी प्राइस लो हो, तो इसको प्रोफेशनली हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? कंपेटिटिव एडवांटेज है, ठीक है ना। ये गुड्स में भी हो सकता है, सर्विसेज में भी हो सकता है। या मेरी सर्विसेज की क्वालिटी हाई हो या प्राइस लो हो, इनमें से कोई एक चीज़ अगर मेरे पास है तो मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज है, और अगर दोनों ही हैं तो फिर तो नथिंग लाइक इट, फिर तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आप करने जा रहे हैं कि आपकी क्वालिटी भी हाई है और प्राइस भी लो है, तो फिर तो आप मार्केट में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम बिजनेस स्ट्रेटजी बना रहे होंगे ना, उस वक्त हमारा फोकस यही होगा कि यार हमारी गुड्स या सर्विसेज में हमें कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा। फिर हम रिमेनिंग सिलेबस में सीखेंगे कि यार अगर हमें कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है तो ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम पढ़ेंगे कि यार ये जाहिर है टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। मसलन अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और इसके बाद कोई लेटेस्ट प्लांट आ गया है, तो अगर मैं वो वाला प्लांट लगा लूँगा तो मेरी क्वालिटी इससे खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। और अगर ये कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, मैं इससे अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊँगा तो फिर भी मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। या कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कोई हाई एंड प्लांट्स आ गए हैं जिससे वेस्टेज कम हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, जिससे कॉस्ट पर यूनिट मेरी रिड्यूस हो जाएगी, तो अगर मैं वो लगा लूँगा तो तब भी मुझे कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। तो फिर रिमेनिंग सिलेबस में हम इस तरह की बातें पढ़ रहे होंगे कि कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के तरीके क्या हो सकते हैं। ये मुझे टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मिल सकता है, ये मुझे ह्यूमन रिसोर्स के ज़रिए से भी मिल सकता है। अगर मेरी गुड्स या सर्विसेज ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और मेरे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तो जाहिर है फिर मैं ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकूँगा। मसलन एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की सर्विसेज दो चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक आपके पास इक्विपमेंट कितना लेटेस्ट है, और दूसरा आपके पास डॉक्टर्स किस कैलिबर के हैं। तो अगर मैंने बिल्कुल टॉप प्रोफेशनल सारे उठा लिए हैं डॉक्टर्स, तो इसका मतलब है मैं ज़्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूंगा। इसका मतलब है जब मैं डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कर रहा हूं तो उस वक्त भी मैं असल में क्या कर रहा हूं? कंपेटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं लेटेस्ट मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं उस वक्त भी मैं क्या कर रहा हूं? कंपेटिटिव एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे और ये चीज़ें देखना शुरू करेंगे। फिर आ गया जी फंक्शनल स्ट्रेटजी, एम्फेसाइज ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक स्पेसिफिक एरिया की प्लानिंग करना, ठीक है ना, किसी खास एरिया के एक एस्पेक्ट को स्टडी करना, किसी एक फंक्शन को स्टडी करना, खाली प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना, खाली सेल के ऊपर फोकस करना, खाली परचेजिंग के ऊपर फोकस करना, खाली इस बात पे फोकस करना कि यार क्लासरूम में एसी रूम टेम्परेचर हमें कंफर्टेबल मिल रहा हो। अब हम किसी एक खास फंक्शन के ऊपर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। जाहिर है बना तो ये भी हम स्ट्रेटजी रहे हैं ना कि यार हम क्या करें कि यार रूम में ना गर्मी ना लग रही हो, बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो आराम से सुकून से बैठकर पढ़ रहा हो, उसका फोकस इस पर ना हो यार टेम्परेचर ठीक नहीं है, फलां हो गया, दिमाग हो गया।
या हम सोच रहे हैं बच्चे को जो वॉइस है वो ठीक जा रही हो। टीचर ने अगर माइक यूज़ करना है, माइक में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, अब हम इस वक्त सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि यार इसका क्या सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जिस वक्त हम किसी प्लानिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम ये क्या कर रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मसलन मैं क्लास में आया, क्लास आपको पढ़ाने के लिए मैं आया, तो आपने देखा मैं पहले उधर चला गया, मैंने अपने मोबाइल्स वहाँ रख दिए। इसलिए नहीं रख दिया आप सबको पता चले सर ने 2 मोबाइल रखे हुए हैं, ये वाला रखा, इसलिए नहीं रखे। जब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मेरी इस साउंड सिस्टम की डिस्टॉर्शन उसके साथ क्रिएट हो जाती है। तो अगर मेरा मल्टीमीडिया इधर लगा हुआ है तो मैंने मोबाइल वहाँ रख दिए हैं, और कुछ रूम्स होंगे जिसमें मल्टीमीडिया, बस इसके साथ वाले रूम में जब मेरी क्लास होगी वहाँ मल्टीमीडिया इधर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मैं ये मोबाइल यहाँ की बजाय उठाकर यहाँ रख दूंगा ताकि जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरे मोबाइल मेरे करीब ना आ रहे हों, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को जो साउंड क्वालिटी है वो ठीक जा रही है। जब मेरे दिमाग में ये बात होगी ना, तो बेसिकली मैं क्या बना रहा था उस वक्त, फंक्शनल स्ट्रेटजी बना रहा था। बात समझ आइए, हम ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त स्ट्रेटजीज बनाकर आगे चल रहे हैं। इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप या तो स्ट्रेटजी बना सकते हो या बनी हुई स्ट्रेटजी को एवेल्युएट कर सकते हो कि ठीक बनी है या गलत बनी है। ठीक है ना। हमने कंपनीज के ऊपर कमेंट्स करने हैं, देखने हैं कि जी बताइए क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक हमारे पास एक एंगल है देखने का अभी स्ट्रेटजी के एतबार से। टू प्रोवाइड बिजनेस यूनिट विद अ कंपेटिटिव एडवांटेज, इससे भी हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा होगा ऑब्वियसली। जब मेरा कोई फंक्शन ठीक ऑपरेट कर रहा होगा तो उसका इफेक्ट कहां आ रहा होगा, या तो क्वालिटी ऑफ गुड्स पर आ रहा होगा, या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पर आ रहा होगा, या कॉस्ट पर आ रहा होगा। और इन दोनों के ऊपर ही जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो एक्चुअली बिजनेस हमें 4 तरह की स्ट्रेटजीज की बात करता है, लेकिन जो 4th स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डे टू डे ऑपरेशन में चली जाती है, वो मेरे वाले एरिया में नहीं आ रही होती। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि ये 3 मेजर स्ट्रेटजीज के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, या तो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, या बिजनेस स्ट्रेटजी, या फंक्शनल स्ट्रेटजी। ये वाली स्ट्रेटजी आमतौर पर कौन बना रहा होगा, ये भी मिडिल मैनेजमेंट बना रही होगी। ठीक है। इसके बाद फिर आगे आएगा ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कि अब आपने एक बंदे को स्ट्रेटजी बना के दे दी कि यार आपने ऐसे करना है, वो जस्ट उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है ना। मेरे ध्यान में आया कि यार मैं जब टीच करने के लिए आता हूं तो मेरे मोबाइल्स और इस साउंड सिस्टम के सिग्नल आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाकर अपने नीचे मैनेजर को दे दी कि यार आप क्लास में ना एक चेयर रखा कीजिए उधर, ताकि मोबाइल में वहां प्लेस कर दूं। जब वो बंदा आकर ये चेयर रख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो ऑपरेशनल बात को इंप्लीमेंट कर रहा है। जो बंदा उसे डायरेक्शन दे रहा है कि आपने ऐसे करना है, ये फंक्शनल स्ट्रेटजी, किसी एक फंक्शन को मैनेज करने की एक स्ट्रेटजी आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं उन सब लोगों का रोल डिफरेंट है। हर लेवल पर काम करने वाले लोगों का रोल डिफरेंट है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हैं जब तक हम कॉरपोरेट वर्ल्ड को नहीं समझते, जब तक हम चीज़ों को नहीं समझते। मसलन एक शख्स टॉप मैनेजमेंट में एज ए CEO मौजूद है, टॉप मैनेजमेंट में, लेकिन आप देखते हैं कि कोई एक छोटा सा काम भी आता है ना, ऑपरेशनल नेचर का काम आता है, तो वो CEO साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। बज़ाहिर लगता है यार ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार, ये तो हर काम को खुद देख रहा है, ये हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है। नहीं, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं कि किसी काम का आदमी, मैनेजमेंट की हर लेयर ने अपने हिस्से का काम करना है। मसलन अगर ये CEO साहब
किसी ऑपरेशनल चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, आगे आ जाते हैं। एक एसी रिपेयर होने आया है और सीईओ साहब पहुंच गए जी, नहीं जनाब मैं देख रहा हूँ जी, वो चीज़ मैं ज़रा खुद अपनी निगरानी में करा रहा हूँ। ओके, बड़ी ठीक बात है जनाब, बड़ी अच्छी बात है, बाहर तो ऐसे ही लग रहा है। ओ यार ये वाला तो 10,000 वाला मुलाजिम ये काम मुझे कर देगा, इसके ऊपर तो मैं कोई 20,000 का मैनेजर रख लूँ तो वो ये काम देख लेगा। तो सीईओ को जो 5-5.5 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं वो किस चीज़ की दे रहे हैं? एसी रिपेयर की तो नहीं दे रहे। यानी पहला मैसेज तो ये है कि हर लेयर ऑफ मैनेजमेंट ने वहां टाइम एलोकेट करना है जहां इसको होना चाहिए। और बज़ाहिर अगर हर शख्स बीच में जंप इन कर करके आ रहा है तो ये कोई बड़ी पॉजिटिव बात नहीं है, बल्कि नेगेटिव बात है कि जो काम हम एक दूसरे लेवल, इस लेवल के बंदे ने करना था, ये बंदा तो ज्यादा कॉस्टली है ना। अब इन ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट हम कैसे मेजर करेंगे? टाइम से, ठीक है ना। इसका 1 घंटा हमें कुछ कॉस्ट कर रहा है और यहाँ वाले बंदे का 1 आवर हमें कुछ कॉस्ट कर रहा है। तो अगर ये वाला आदमी ये वाला काम कर रहा है तो गलत कर रहा है, और अगर ये वाला आदमी ये वाला काम करने की कोशिश कर रहा है तो बजाय तो पॉजिटिव वेरिएंस नजर आ रहा है ना। कॉस्ट आप पढ़ाए होंगे, लेकिन ये भी पॉजिटिव वेरिएंस नहीं है, इसका तो कैलिबर ही नहीं है। जब ये यहां बैठा हुआ है, यहां प्लेस है, तो इसका कैलिबर यहां वाला नहीं है। तो असल में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है, हमें मैनेजमेंट की हायरार्की में भी ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट कोई मतलब मैनेजमेंट में तो हम अब पढ़ना शुरू हुए। अगर हम देखें तो ये अल्लाह ताला का तख्लीक करता निज़ाम है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब से ही सारा निज़ाम चल रहा है। मसलन अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री से देखें चीज़ें, तो जितने बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे, जो गवर्नर की पोस्टों पे फलां जगह पर प्लेस थे, वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के एतबार से थे। जब खालिद बिन वलीद साहब का जिक्र आएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, बाकी लोगों का जिक्र आएगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप अशरा मुबशरा को उठा कर देखिए, वो 10 सहाबा जिन्हें अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी। आप ज़रा इस एंगल से कभी हिस्ट्री को पढ़िएगा। जब आप दायरे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका एंगल भी चेंज हो रहा होता है ना। आप ज़रा आज जाके अशरा मुबशरा में जो 10 लोग शामिल हैं, उन सबको देखिए ये लोग कौन है, तो आपको पता चलेगा ये 10 के 10 वो लोग हैं जो बड़े खाते पीते लोग थे उस वक्त के, जो बड़े ख़ानदानी लोग थे। अशरा मुबशरा में मतलब हम किसी कंपैरिजन में नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की बात हो रही है। फिर इक़्तिदार कैसे मुंतकिल होता है, फिर गवर्नर्स कैसे बनते हैं, फिर बाकी सारा निज़ाम कैसे होता है। कभी आप मदीने की रियासत को इस एंगल से भी पढ़ें, फिर आपको समझ आएगा कि नहीं ये मैनेजमेंट की ये फ़िलासफ़ी जो आज हम खड़े होकर क्लासेस में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आज से 1400 साल पहले ऐसे ही थी। आपको बहुत सारी जगहों पर हज़रत बिलाल का जिक्र नज़र नहीं आता, वो कोई गवर्नर नहीं बनते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि भाई मकसद उस काम को करवाना है, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल हमें बड़े नज़र आते हैं, बड़ी जगहों पर हमें उनका जिक्र नज़र आता है, लेकिन कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उनका नज़र नहीं आता है। बिकॉज राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर उस्मान बुज़दार की तरह आप 4 साल बाद निकाल रहे होंगे उसे बाहर, बिकॉज ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही कि मेरी पॉलिटिकल भी स्टेटमेंट, लेकिन मैं काफ़ी अर्से से तौबा ताइब हुआ हूँ, हमने देखा मैं आजकल एक्टिव नहीं हूँ। तो लेकिन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का यही मतलब है कि आपने मसलन अगर ओहदे प्लेस हो रहे थे मदीने की रियासत में, तो वो ईमानियात की बुनियाद पर नहीं हो रहे थे, इबादात की बुनियाद पर नहीं हो रहे थे कि जो सबसे मुत्तकी है उसको गवर्नर लगा दें। ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नर का ओहदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ की बुनियाद पे लगाया जा रहा था।
तो जो ओहदे जैसे हैं उसका म्यार वैसा ही हमें रखना पड़ेगा, वैसे ही लेना पड़ेगा। तो लोअर मैनेजमेंट के ओहदों की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, मिडल मैनेजमेंट के ओहदों की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट के ओहदों की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, इनकी क्वालिटीज़ कुछ और होंगी, इनकी क्वालिफिकेशंस कुछ और होंगी, इनके एक्सपीरियंसेस कुछ और होंगे। तो अगर हम कभी भी इसका ब्लेंड ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो, ये वाला बंदा ये काम कर रहा है तब भी गलत है, और अगर ये वाला बंदा ये काम कर रहा है तब भी गलत है। तो हमने लेयरिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की लेयरिंग करनी है, ताकि हर मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले। ये लोग टेक्टिकल डिसीजन में स्ट्रांग हैं, ये स्ट्रेटजिक डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ऑपरेशनल डिसीजन लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। जो नॉलेज ऑपरेशनल डिसीजन में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पास फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होगी। मुझे नहीं पता हो सकता कि कॉलेज के कितने एसी ठीक हैं और कितने एसी खराब हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठ कर स्ट्रेटजी दे सकता हूँ कि यार भाई अगर कोई भी एसी खराब है तो उसको चेंज कर लो, नए लगा लो, ये कर लो, लेकिन एसी टू एसी ऑपरेशनल गुफ्तगू नहीं की जा सकेगी। मियां मंशा बैठकर किसी ब्रांच ऑफ एमसीबी के डिसीजन नहीं ले सकेगा, वो स्ट्रेटजी बना सकेगा, लॉन्ग टर्म प्लान बना सकता है कि जनाब हमने मिडल ईस्ट में भी ब्रांचेस खोलनी है, हमने फुला भी करना है, हम यूरोप में भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, हम बलूचिस्तान के उस एरिया में हमारी ब्रांचेस कम है, वहाँ ब्रांचेस हैं। ये वाले डिसीजन तो लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी ब्रांच में क्या मसाइल चल रहे हैं इसका तो पता भी नहीं होगा। तो इसलिए हर लेयर के जो लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो इसके पास बेहतर है, इसके पास बेहतर नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो इसके पास बेहतर है, इसको तो उसका पता भी नहीं है। हर आदमी ने वो डिसीजन लेने हैं जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास बेहतर है, जिसका स्किल सेट उसका बेहतर है, वो डिसीजन उसने लेने हैं। मसलन हम पाकिस्तान में दो इदारे हैं, हम आईकैप और आईसीएमए, दोनों की आपस में कहीं ना कहीं आपस में लगी रहती है। आईसीएमए वाले हर वक्त ये कहते रहते हैं हमें ऑडिट के राइट्स दे दिए जाएं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सरकारी मुलाजमत कर रहे होते हैं, तो उनके समटाइम लॉबिंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर हमारे से बेहतर होती है। तो वो हर वक्त इस तगोदो में लगे रहते हैं कि हमें ऑडिट के राइट्स मिल जाएं। हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा एक ही मौक़िफ़ रखता है कि यार इनके पास ऑडिट की स्किल सेट ही नहीं है, इनका कोर एरिया है ही नहीं, तो ये नहीं दिए जा सकते। अच्छा, फिर इंसान इतना फेयर नहीं होता ना, जब वो रिवर्स में कहते हैं ना कि अच्छा आपकी कॉस्टिंग स्किल वीक है, तो हमें मानना चाहिए कि यस हमारा कॉस्टिंग एक अलाइड सब्जेक्ट है, उनका फोकस कॉस्टिंग की स्किल्स हैं, तो कॉस्ट ऑडिट करने का इख्तियार उनके पास होना चाहिए। दो ऑडिट हो रहे होते हैं ना कंट्री के अंदर, एक फाइनेंशियल ऑडिट, इसके सोल राइट्स हमारे पास हैं, कॉस्ट ऑडिट उसके सोल राइट उसके पास नहीं है, इसके राइट हमारे पास भी हैं। अगर हम फेयर होकर सोचें तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऑडिट के सोल राइट मेरे इंस्टीट्यूट के पास हैं तो कॉस्ट के ऑडिट के सोल राइट उनके पास चले जाने, मुझे सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। किसी की कोई स्किल ज़्यादा बेहतर हो सकती है, किसी की कोई स्किल ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो असल में हमने दो एरियाज़ के अंदर, जो मेरे वाला 50% का एरिया है, इसने दो एरिया के अंदर बात करनी है। एक स्ट्रेटजी पे बात करनी है, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर हमने ये गुफ्तगू करनी है। एक हमने और गुफ्तगू करनी है, वो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो एक ओवरऑल सारे सिलेबस का स्केच हमारे पास आ चुका होगा कि यार ये बातें हैं। फिर अलग अलग पढ़ना शुरू करेंगे कि जी अच्छा जी स्ट्रेटजिक प्लान क्या हो रहा है, टेक्टिक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा जी बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, और फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या है। तो ये दो लेक्चर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ओवरऑल सारा एजेंडा क्या है। और जब आप ये सारा कुछ पढ़ चुके होंगे तो ये जो 2 दिन के लेक्चर हैं, सारा सिलेबस हमेशा इससे रिवाइज हो जाया करेगा। ये एक्चुअली सारे सिलेबस की एक समरी बनी हुई है, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया है और इंशाल्लाह जब आखिरी लेक्चर हो रहा होगा उस दिन दोबारा इसको ओपन करेंगे और फिर लिंक करेंगे। यार तमाम चैप्टर इन 2 दिनों की स्लाइड्स के अंदर मौजूद हैं।
तो कल मुलाकात होगी जी। ये स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह वहाँ से भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि आप इसको नोट भी किया करें क्लास में ना, ताकि आपके हाथ से थोड़ी सी चीज़ें गुजरती जाएं। नहीं अभी नहीं रखवाई हैं, मैं आज रखवाऊँगा, आप कल लेंगे, ठीक है ना। कल आपको मिलेंगी ये स्लाइड्स, कल आप लेंगे, और फिर ऑनवर्ड मैं सब चैप्टर के साथ साथ रखवाता जाऊँगा। जब चैप्टर शुरू हुआ करेगा तो उसकी स्लाइड उससे पहले रखवा दिया करूँगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगे चलेंगे।